नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष के लोग गठबंधन में शामिल नहीं है, वो कम से कम किसी पर या उन पर टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि भविष्य में पता नहीं होता कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए। इस बयान के लंबे राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। क्या मायावती इशारा कर रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, या फिर मायावती इशारा कर रही हैं कि उनसे आशा ना रखी जाए वो एनडीए के साथ जाएंगी, या फिर मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करेंगी, जैसा उनके ऊपर आरोप लगता रहा है। लेकिन ये तय बात है कि 2024 में चुनाव में मायावती का एक गलत फैसला उनको राजनीतिक बियावान में धकेल सकता है। कैसे जगह धकेल सकता है जहां पे फिर बहुजन समाज पार्टी की सारी उम्मीदें खत्म हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस एक गठबंधन बना लेती है, एक दल बना लेती है, एक मजबूत मोर्चा बना लेती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें प्लस करने की सोच रही है। जो नुकसान हो रहा है उसको भरपाई उत्तर प्रदेश से करने की कोशिश कर रही है। क्या है मायावती की राजनीति का पूरा समीकरण? मैं चलता हूं सीधा प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास, जिन्होंने मायावती के ऊपर, जिन्होंने सामाजिक संरचना के ऊपर, जिन्होंने राजनीति के ऊपर बहुत जबरदस्त अध्ययन किया है। आप देखते रहे होंगे देश के बड़े बड़े चैनलों में, खासतौर से एबीपी पे रोज वो शाम को दिखाई देते हैं, एक गंभीर चर्चा करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं जितने पत्रकारों को जानता हूं, अभय दुबे जी का राजनीतिक समझ उनमें सबसे ज्यादा है। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। अभय जी, स्वागत है आपका 4 PM में। एक चीज समझना चाहता हूं कि आज मायावती ने एक बयान दिया है कि बेवजह उन पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि राजनीति में पता नहीं कब किसका साथ लेना पड़ जाए। इस बयान के राजनीतिक अर्थ क्या निकलते हैं? दिलचस्प बात यह है इसमें संजय जी कि हम लोगों को ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि मायावती समाजवादी पार्टी की किस टिप्पणी का हवाला दे रही हैं। मेरा मानना है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, इंडिया गठबंधन की बैठक में मेरी सूचनाओं के मुताबिक, और मीडिया में भी इसके ऊपर चर्चा चल रही है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहती है, तब फिर वो वो उनके साथ गठजोड़ कर ले, हम लोग अकेले चुनाव लड़ लेंगे। तो इसका सीधा मतलब है मायावती, मेरे ख्याल से, मेरा अपना मानना है कि मायावती अब अपना बयान दे रही थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और बड़ी कुशलता और चतुराई के साथ दिया गया बयान है। उस बयान से में कई बातें पढ़ी जा सकती हैं। दरअसल मायावती ने ये बयान देकर संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, मेरी अपनी तुराई ये है। और ये भारतीय जनता पार्टी को भी उनका संदेश है कि देखो, मैं इंडिया गठबंधन के साथ भी गठजोड़ कर सकती हूँ। और समाजवादी पार्टी के लिए भी संदेश है उनका, और कांग्रेस के लिए भी उनका संदेश है कि मेरे सारे ऑप्शन, सारे विकल्प खुले हुए हैं। मैं परिस्थिति का आकलन कर रही हूं, और इस आकलन को करने के बाद मैं अभी निर्णय पर नहीं पहुंची हूं। मैं निर्णय पर पहुंचूंगी तब मैं तय करूंगी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं या किसी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ूं, मैं गठबंधन के अंदर रहूं या गठबंधन के बाहर रहूं। ध्यान कीजिए, मायावती ने यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी और जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में नहीं है, उनके बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। वो न केवल अपने आप को, बल्कि उन तमाम पार्टियों को जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, उनके लिए भी दरअसल ये कह रही हैं कि वो भी इंडिया गठबंधन में आने के बारे में सोच सकती है। अब इसके हम लोग इस तरीके से मतलब निकाल सकते हैं, मायावती को लग रहा है कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बसपा की वैसी जरूरत नहीं है जैसी जरूरत मायावती सोच रही थी कि पड़ेगी, जैसी जरूरत 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान पड़ी थी। तो मायावती को लग रहा होगा कि शायद उनको इतना फायदा भाजपा के साथ जाने से नहीं होगा, और बेहतर ये होगा कि वो विपक्ष के साथ मिलें और फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती दें। अब आप कल्पना कीजिए, जाटव मतदाता, यादव मतदाता और मुसलमान मतदाता मिलकर 39%, 39% वोटों की रचना करते हैं, वोटिंग ब्लॉक बनाते हैं 39% का। इसमें मैंने अभी और किसी बिरादरी के वोट जोड़े ही नहीं है, कोई पार्टी किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं होती है, लेकिन ये तीन बड़े वोटिंग ब्लॉक जो है वो एक जगह आ जाते हैं। तब
39% बनता है। और अगर ये 39% वोट एक जगह आते हैं और उसके पीछे इंडिया गठबंधन द्वारा की गई एक राष्ट्रीय एकता है, एक नेशनल नैरेटिव भी है, भाजपा और मोदी जी के चलाए हुए नैरेटिव के मुकाबले एक वैकल्पिक नैरेटिव भी है। अब आप तब क्या स्थिति बनेगी? अब आप आइए उस वाले गठजोड़ के ऊपर जो कि सपा बसपा ने किया था लोकसभा चुनाव में 2019 में। तो आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि वो नाकाम हो गया, नाकाम हुआ नहीं, वो भाजपा का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन अगर आप कुछ खास शब्द को अलग कर दें तो उसने भाजपा का बिगाड़ा जरूर। 2014 के मुकाबले भाजपा की उसने सीटें कम कर दी। हाँ, 10 सीटें मायावती ने जीती, 15 सीटें उन्होंने ले ली और भाजपा की सीटें कम हो गई उसमें। यानी जो गठजोड़ नाकाम रहा उसने भी भाजपा को नुकसान पहुंचा दिया। अब आप सोचिए कि जब नेशनल नैरेटिव के साथ में, उस वक्त कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था, जनता को यकीन नहीं होता था कि भाई ये सपा बसपा गठजोड़ को वोट देंगे तो सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। नेशनल नैरेटिव के साथ में अगर कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश उन्हीं प्रदेशों की श्रेणी में आ जाएगा जहां भाजपा को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और वो प्रदेश है बिहार, वो प्रदेश है महाराष्ट्र, और उस प्रदेश में अब आप जोड़ लीजिए उत्तर प्रदेश भी। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है। आज दोपहर भर हम लोग इस बात के ऊपर चर्चा करते रहे टीवी चैनलों पे, और जो भाजपा के समर्थक पत्रकार और समीक्षक थे उन लोगों का तो ये मानना था कि भाजपा किसी कीमत पे ये होने ही नहीं देगी, वो बहुजन समाज पार्टी को अलग से ही चुनाव लड़वाएगी और उसके लिए उसे जो करना पड़ा मायावती और बसपा की जो नस दबानी पड़ी वो वाली नस वो दबाएगी। तो भाजपा इस बात के लिए उन लोगों के मुताबिक ये कमर कस चुकी है कि किसी भी तरीके से बसपा का गठजोड़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ना हो। देखिए, बसपा और कांग्रेस का केवल गठजोड़ होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी। असली फर्क तो तब पड़ेगा जब ये तीनों पार्टियां जुड़े। तो ये एक संभावना पकने लगी है। बिल्कुल ठीक है। अभय जी, एक बार बताइए मुझे, जैसे आप कह रहे थे कि आज जो कुछ विश्लेषकों का कहना था कि बीजेपी होने नहीं देगी, एजेंसियों का सहारा लेगी, लेकिन ये बात तभी तक तो पूरी हो पाएगी जब चुनाव की घोषणा होने के कगार पे नहीं आ जाती। चुनाव 2 महीने बाद होंगे, तो जब चुनाव होने की घोषणा लगभग हो जाती है तो फिर एजेंसियां भी उतनी प्रभावी नहीं रहती हैं। तो क्या मायावती इस डिसीजन को तब तक टालेंगी जब तक चुनाव लगभग तय न हो जाए कि कब होने हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं संजय जी कि जो जननेता होता है, जिसके पास जनाधार होता है, वो एजेंसियों से नहीं डरता। अगर एक बार मायावती को ये यकीन हो जाए कि वो इस गठजोड़ को करके भारतीय जनता पार्टी से 25 या 30 या 35 सीटें छीन सकती है, तो मेरा तो मानना ये है कि वो निश्चित रूप से इस गठजोड़ में चली जाएंगी। देखिए, उन्होंने बहुत दिनों से चुनाव में कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया है, बहुत दिनों से मायावती ने कोई अच्छी सफलता प्राप्त नहीं की है। अगर इसी तरीके से सफलताओं की बंजर भूमि उनकी राजनीति में रही तो धीरे धीरे उनका राजनीतिक ग्राफ बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगा। भाई, चुनाव दर चुनाव आप लगातार नाकामियों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। अंततः कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति में नई जान फूंक ली 2022 में, जो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उसके जरिए उन्होंने विपक्षी एकता का एक गुलदस्ता बनाया और साथ में मुसलमान वोटों को उसके साथ जोड़ दिया। तो अपने पिता मुलायम सिंह जी से भी ज्यादा उनको वोट प्राप्त हुआ। सीटों का कन्वर्जन उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हुआ। तो आज अखिलेश यादव की राजनीति चमक रही है, मायावती को भी इसी तरह चमकदार राजनीति करनी होगी। अबे जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे। मेरे अनुमान के हिसाब से मायावती इकलौती नेता है जो 24 घंटे में सबसे ज्यादा भीड़ जुटा सकती है। जी, उनके भीड़ जुटाने में कोई नेता उनका सानी नहीं है। उनकी एक कॉल पे अभी भी दलित, हजारों लाखों दलित सड़क पे आ सकते हैं। हमने देखा है जब वो रैली करती हैं तो उफान आ जाता है। दलित मुसलमान भी आते हैं उनकी रैली में, मुसलमान भी आते हैं, बहुत भीड़ आती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अगर मान लीजिए उनकी संलिप्तता पाई भी जाए कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कमाई, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने धन का गलत उपयोग किया, क्या किसी सरकार में हिम्मत है, मैं हिम्मत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या किसी सरकार में हिम्मत है कि मायावती को गिरफ्तार करके वो जेल में डाल दे? देखिए, हिम्मत तो बहुत है। मोदी सरकार किसी भी नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, मायावती को भी? बिल्कुल, किसी को। अच्छा, मायावती, मोदी सरकार चुने हुए प्रधानमंत्री को जेल में डालने के लिए ईडी का सम्मन भिजवा सकती है, और मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में जनमत संग्रह करवा रहा है
कि हम जेल से रह के सरकार चलाएं या ना चलाएं, अरविंद केजरीवाल, जब इस हद तक वो पहुंच सकते हैं, ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो हो कुछ भी सकता है। देखिए मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने लोकतंत्र को चुनावी जीत में रिड्यूस कर दिया है, चुनावी जीत में घटा दिया है। लोकतंत्र का मतलब केवल एक ही रह गया है कि चुनावी जीत, जबकि चुनावी जीत लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक पहलू होता है, लेकिन वो केवल वही नहीं होता। आज तो हालत ये है कि हर चीज को जो है, हर रणनीति चुनावी जीत के लिए है। लोकतंत्र की क्वालिटी क्या है, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या हैसियत होनी चाहिए, ये भी लोकतंत्र की क्वालिटी में शामिल है। इन सब चीजों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। तो चुनावी जीत हासिल करने के लिए वो निश्चित रूप से मायावती के पीछे ईडी, इनकम टैक्स और इन तमाम एजेंसियों को लगा सकते हैं, उनको नोटिस भिजवाए जा सकते हैं, उनको ईडी के दफ्तर में तलब किया जा सकता है। और इस बात का पूरा खतरा होगा कि जिस दिन मायावती तलब किया जाए और वो जाए तो उनको वहीं बैठा लिया जाए। ये मायावती का यही डर है जो बीजेपी के हाथों में कमान रहती है मायावती की। दरअसल ये डर मायावती को ही नहीं, और नेताओं को भी है, और नेता जो दबी जबान से विरोध करते हैं वहां भी उस तरह के डर है। तो फिर अखिलेश यादव कैसे खिलाफ कर लेते हैं, मोर्चा संभाल लेते हैं? देखिए अखिलेश यादव, मैं बता रहा हूं ना, अगर 2022 के चुनाव में वो नतीजे नहीं मिलते जो अखिलेश यादव को मिले, जिसमें उन्हें एक बार फिर से उन्हें विश्वास हुआ कि वो उत्तर प्रदेश के वास्तव में जन नेता है। भाई इससे पहले तो अखिलेश यादव का विधानसभा चुनाव में भी खस्ता हालत थी और लोकसभा चुनाव में भी खस्ता हालत थी। भाई विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें रह गई थी उनकी पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में? आपको ध्यान होगा, मुझे तो आंकड़ा याद नहीं है, मेरे ख्याल से 50 के आसपास कुछ सीटें रह गई थी। लोकसभा चुनाव में भी उनकी हालत खस्ता थी। भाई जब उन्होंने एक नई जमीन देखा जाए तो 2022 के चुनाव ने अखिलेश यादव की राजनीति को एक नया जीवन दिया है, एक नया संस्कार हुआ है उनका। आप सोचिए अगर फिर से उनकी 50 सीटें रह जाती 2022 के चुनाव में, तो आज सोचिए आज वो किस तरह की राजनीति कर रहे होते। आज वो विश्वास के साथ खड़े हो कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वास्तविक नेता हैं, हम उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के वास्तविक नेता हैं। उन्हें तो केवल एक तीसरा कोण चाहिए। देखिए अखिलेश यादव को एक तीसरा कोण चाहिए, यानी पिछड़ा वर्ग, मुसलमान, अल्पसंख्यक, और एक तीसरा कोण मिलेगा उन्हें जाटर वोटों के रूप में। और कांग्रेस जब साथ में आएगी तो कांग्रेस का जो परंपरागत 4, 5, 6, 7% का जो आधार है, जिसमें कुछ ऊंची जाति के लोग भी शामिल हैं, वो सब मिलेगा। और ये करके वो भाजपा के बहुत जबरदस्त जो सामुदायिक और सामाजिक जनाधार है उसको बड़ी चुनौती पेश करें। अच्छा, कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इंडिया गठबंधन में वो जा सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनसे समझौते की कोशिश करेगी, उनको एनडीए का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगी। क्या मायावती एनडीए का भी हिस्सा हो सकती हैं? नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि मायावती एनडीए में कभी जाएंगी और भाजपा उनको एनडीए में लेने की कोशिश भी करेगी। देखिए एनडीए में हमें अब बहुत ही छोटे छोटे और भुनगे किस्म के नेता ही रहेंगे, या तो नरेंद्र मोदी रहेंगे या भुनगे। आप कल्पना तो नहीं कर सकते हैं कि भाई एनडीए में नीतीश कुमार हो, एनडीए में सुखबीर सिंह बादल हो, एनडीए में उद्धव ठाकरे हो और एनडीए में मायावती ऐसे नेता हो, ये सब लोग बैठे हों और मोदी अपना व्याख्यान दें और चले जाएं और एनडीए की बैठक खत्म हो जाए। ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब बहुत छोटे छोटे ही नेता रहेंगे उसके अंदर, एक 2 सीट वाले, आधी सीट वाले नेता रहेंगे, तब तो एनडीए की बैठक एक तरह से भाजपा की समिति की बैठक है नेचुरली। हाँ, भाजपा की किसी कमेटी की बैठक है। तो वो मायावती उसमें नहीं जाने वाली है और नहीं एनडीए चाहेगा भी कि मायावती उसके अंदर आए, क्योंकि मायावती अगर एनडीए में चली जाएंगी तो मायावती अपने जनाधार को भी उस तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाएंगी, उनकी वोट ट्रांसफर करने की क्षमता भी घट जाएगी। एक जगह मैं कुछ मुझसे डिस्कस कर रहे थे, वही कह रहे थे कि मायावती को बीजेपी अगर उपराष्ट्रपति बनाने का या ऐसे कोई बड़ा पद देने का ऑफर कर दे तो? देखिए अभी तो ना राष्ट्रपति पद खाली है ना उपराष्ट्रपति पद खाली है, इसको अब इन पदों के खाली होने में अभी बहुत दिन है। ऐसा तो है नहीं जगदीप धनखड़ से इस्तीफा ले लिया जाएगा तो उनका बहुत अपमान हो जाएगा जगदीप धनखड़ का, अभी अपमान कम ही हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू से इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो ये तो नहीं, ये जो जगह खाली है नहीं। जिन संवैधानिक प्रलोभनों की चर्चा की जाती है ये अभी 2024 के चुनाव तक
खाली होने से काफी दूर है। अभी तो भाजपा को एक ही तरह से लाभ हो सकता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़े। तो हो सकता है कि मायावती एक आध सीट कहीं कोई जीते, बाकी सारा का सारा लाभ भाजपा के खाते में जाएगा और दलित राजनीति तकरीबन खत्म हो जाएगी। जैसे ही जाटव समाज का वोट भाजपा के साथ जुड़ा, जाटव समाज का अगर आधा वोट भी भाजपा के साथ जुड़ गया तो आप समझ लीजिए जो दलित राजनीति है वो पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के नाम पर जाटव वोट है बहुत बड़ा। 100 दलितों में 70 से ज्यादा जाटव होते हैं, बाकी 25-30 में सारी बिरादरियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए आदर्श स्थिति यही है कि मायावती अलग से चुनाव लड़े। लेकिन मेरा आकलन ये है, और मेरे ख्याल से आपका आकलन भी यही होगा, आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि उत्तर प्रदेश में असली चुनावी लड़ाई तभी होगी, मजा तभी आएगा, असली चुनावी टक्कर तभी होगी जब एक तरफ मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी होंगे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी होंगे। तब उत्तर प्रदेश में असली टक्कर होगी, तब पता चलेगा कौन कितना पानी में है। ठीक बात है अभय जी। मुझे लगता है कि इस सीन की कल्पना भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। डरा इसलिए भी रही है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ भी उतने सहज नहीं है। ओपी राजभर को मंत्री बनाने के लिए महीनों हो गए, पहले कि अब अच्छे दिन आ गए, अब नवरात्रि आ गई, अब ये त्योहार आ गया, फिर खरमास हो गए, लेकिन बना नहीं रहे हैं। और योगी भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें योगी ने दिल्ली के इशारों के खिलाफ कमान संभाली है, मोर्चा लिया है। तो दिल्ली डरी हुई है उत्तर प्रदेश से, ऐसा है। जेपी नड्डा गोरखपुर तक पहुंच गए। बात मैसेज आ रहा है कि योगी जी को संदेश देने के लिए, बात करने के लिए गोरखपुर तक चले गए। तो इन हालातों में जो आप गठबंधन बता रहे हैं कि अगर एक तरफ ये तीन हो और एक तरफ बीजेपी हो, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से डर लगना शुरू हुआ है या नहीं? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश आसान है या ये संभावना कि सपा, बसपा और कांग्रेस एक हो जाए, ये संभावना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाइटमेयर है, एक दुस्वप्न है। और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो विनिंग स्ट्रीक है, अगर उत्तर प्रदेश में उसको स्नैप कर दिया जाए, अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कड़ी की बजाय एक कमजोर कड़ी बन जाए उत्तर प्रदेश, तो आप समझिए मोदी का जो साम्राज्य पिछले 10 साल में बना है वो डगमगा जाएगा। देखिए, बिहार मोदी जी पे नहीं सध रहा है, महाराष्ट्र मोदी जी पे नहीं सध रहा है, दक्षिण भारत मोदी जी पे नहीं सध रहा है, पूरा दक्षिण भारत मोदी जी पे नहीं सध रहा है। मणिपुर की घटना उत्तर पूर्व में किस प्रकार से प्रभावित करेगी, एक बार तो देख ही लिया। अभी मिजोरम में भाजपा भी कुछ नहीं कर पाई और जो भाजपा के पूर्व सहयोगी थे MNF, वो भी कितनी बुरी तरीके से हार गए। तो मुझे लगता यह है कि उत्तर पूर्व भी उस तरह से निश्चित नहीं रहा। अब उसमें भी काफी मणिपुर की घटना ने भाजपा का जो वहां पर धीरे धीरे करके एक हवा बनती जा रही थी उसको कमजोर किया है। तो ऐसी हालत में मोदी जी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी जो एक निश्चित जीत है, जहां वो सीटें बढ़ाने का स्वप्न देख रहे हैं, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान लगे। और ये इस गठजोड़ की संभावना उसको उस निश्चितता को गड़बड़ा देती है। अभय जी, क्या मायावती को यह चिंता भी सता रही है कि खड़गे जी की उत्तर प्रदेश में एंट्री उसके दलित वोटों पर असर डाल सकती है? नहीं, वो तो है ही। खड़गे जी की एंट्री वाली बात तो है ही। खड़गे जी की अगर एंट्री हो जाए तो ये उत्तर प्रदेश में गठजोड़ होने में सुविधा होगी। कल हम लोगों ने इस बात को चर्चा भी की थी। मेरा मानना है कि खड़गे जी अगर प्रधानमंत्री पद के चेहरे बन जाएं और इंडिया गठबंधन के 28 दल उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दें, तो मैं मानता हूं कि मायावती को भी उसके ऊपर अपनी मोहर लगानी पड़ेगी। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि फिर दलितों में एक खराब संदेश चला जाएगा अगर मायावती नहीं आती हैं। बिल्कुल। चंद्रशेखर की भूमिका को आप दलित वोटों के बीच में कहां पाते हैं? देखिए, जब तक मायावती दलित ब्यूरोक्रेसी की पहली पसंद है, तब तक चंद्रशेखर को कभी भी दलित समाज की बड़ी बागडोर नहीं मिलेगी। वो एक ऐसे नेता रहेंगे जो कि कगार पर रहेंगे लगातार। वो एक ऐसे नेता रहेंगे जो कगार पर रहेंगे, नेतृत्व के आकांक्षी रहेंगे, उनकी महत्वाकांक्षा रहेगी, संभावना रहेगी, लेकिन वो नेता नहीं बन पाएंगे। नेता वो तब बनेंगे जब दलित ब्यूरोक्रेसी एक बार ये तय कर ले कि मायावती अब उसके काम की नहीं रही, तब फिर चंद्रशेखर का महत्व बढ़ेगा और बहुत तेजी रॉकेट की तरह बढ़ेगा। लेकिन वही दलित नौकरशाही मायावती समझती है इस बात को। मायावती
मायावती को 2024 के चुनाव में इसीलिए कुछ करके दिखाना है। दलित जो ब्यूरोक्रेसी है वो आकाश को क्या उतना सहज स्वीकार कर पा रही है, या दलित समाज के लोग क्या आकाश को उतनी तरह से स्वीकार कर पाएंगे जितना मायावती को करते थे? नहीं, देखिए, आकाश को स्वीकार अस्वीकार करने वाली स्थिति तो अभी आई नहीं है। आकाश को तो एक तरह से मायावती ने कहा है कि आपको इस तरह से पार्टी को मैनेज करने का उन्होंने एक पद दिया है, वो उत्तराधिकारी बना दिया है ताकि लोग उनकी बात माने, लेकिन दरअसल वो एक तरह से पार्टी मैनेजर के तौर पे वो आए हैं सामने। जहां तक जननेता का होने का सवाल है, वो तो मायावती ही जननेता है। अब जैसे आज का वक्तव्य था, अगर आकाश को राजनीति का उत्तराधिकारी बना दिया गया होता तो आज का वक्तव्य आकाश देते, मायावती नहीं देती, या आकाश भी बैठे होते उनकी बगल में। ऐसा तो नहीं था ना। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो मायावती करेंगी, आकाश जो है वो पार्टी मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा, कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने मायावती का तीखा विरोध किया, उनको सपा ने ज्वाइन करा दिया, उनको कांग्रेस ने ज्वाइन करा दिया। अगर मायावती की गठबंधन में आने की बात करें तो फिर उन नेताओं का क्या होगा? कुछ नहीं है कि ये सब बातें बहुत मामूली है। नेता जिस पार्टी में गए हैं उनको उस पार्टी की लाइन माननी पड़ेगी। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक बहुत ही बड़ा दांव है। वो बहुत बड़ा दांव है। उस इतने बड़े दांव पे ये सब छोटी बातें, कौन नेता मायावती की निंदा करते थे, नहीं करते थे, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं। अगर वो ज्यादा 3-5 करेंगे तो उनको चुप करा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल अभय जी, की आज जो मायावती की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो पहले की तरह था या आज वो कुछ थोड़ी सी सशंकित नजर आ रही? नहीं, आज मुझे मायावती का जो वक्तव्य है वो कई वक्तव्यों के मुकाबले लगा ऐसे कि आज वो वास्तव में पुराने राजनीतिक रूप में है, जब वो खुल के और आत्मविश्वास के साथ पॉलिटिक्स किया करती। पॉलिटिशियन को यही भाषा बोलनी चाहिए। एक वक्तव्य से उन्होंने सबको संदेश दिया है। एक वक्तव्य से समाजवादी पार्टी को संदेश दिया है, कांग्रेस संदेश दिया है, इंडिया गठबंधन को संदेश दिया, इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल नहीं है उनको भी स्पर्श किया है, भाजपा को संदेश दिया है एक वक्तव्य से। ये है उस वक्तव्य की खास बात। आज का वक्तव्य उनका काफी पेचीदा वक्तव्य है, उसको आसान मत मानिए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया और हमें बसपा की राजनीति को विस्तार से समझाया। धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, मायावती की राजनीति, भविष्य में उसकी रूपरेखा और उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक घटनाक्रम को आपको समझा रहे थे। मुझको यकीन है ये आपको परिचर्चा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। हमारे अन्य राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।